गुड मॉर्निंग एवरीवन। सॉरी, अभी तक मैंने देखा नहीं। उस दिन क्या करवा रहे थे हम? अच्छा, मैकेनिज्म करवाया जा रहा था और ये कहा था कि डायग्राम हम उसी दिन बनवाएंगे, है ना? मैकेनिज्म हेडिंग लिखी थी ना, मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन। तो आप डायग्राम भी बनाइएगा। पूछूंगी अभी, आने दो। हाँ, बनाते जाइए आप।
देखिए क्लास, मैंने लास्ट टाइम पर आप लोगों से बात की थी, उसमें क्या कहा गया था कि ये आपका दिस इज अ वर्टिब्रल कॉलम, ठीक। ये है आपका स्टर्नम, ठीक। स्टर्नम और इसको आपका मतलब वर्टिब्रल कॉलम को कौन जोड़ता है साइड से? रिब्स, ठीक है। और ये सब चीजें कहाँ प्रेजेंट है आपकी? हम लोग रेस्पिरेशन पढ़ रहे हैं, लंग्स जो पढ़ रहे हैं थोड़े से कैविटी में होते हैं, एम आई राइट? अब ये चीज शो की गई आपकी थोरेसिक कैविटी, दिस इज द डायफ्राम। डायफ्राम की अगर हम लोग बात करते हैं तो मैंने पहले ही बताया था कि ये रेस्टिंग फेज में किस शेप का होता है? डोम शेप का रहेगा, ठीक है ना, लाइक दिस वन। लेकिन जब हम लोग सांस लेते हैं रेस्पिरेशन के प्रोसेस में कैसा हो जाता है? ये फ्लैट हो जाता है, ठीक है। मैंने यहाँ हालांकि लिखा नहीं है, डायफ्राम में इनकी जो मसल्स होती हैं, क्या नाम था? रेडियल मसल। अच्छा, ये जो मैंने आप लोगों को बताया था रिब्स है, कितनी पेयर रिब्स, मतलब आई मीन से कितनी रिब्स होती हैं? बिल्कुल 12 पेयर्स या 24 रिब्स प्रेजेंट है। इनके बीच में आपकी एक मतलब स्पेशल टाइप की मसल प्रेजेंट होती है जिन्हें हम क्या बोलते हैं? इंटरकोस्टल मसल्स, ठीक है। ये इंटरकोस्टल मसल आपकी एक रिब के एंटीरियर पोर्शन से सेकेंडरी रिब के पोस्टीरियर पोर्शन तक जाती है, ठीक। और एक जो होती है वो भी सेम। तो इस वजह से हमें ये इंटरकोस्टल मसल किस फॉर्म में देखने के लिए मिलती है? एक्स शेप में देखने के लिए मिलेगी, ठीक है। अब चूंकि ये टू टाइप्स की होती है तो कौन कौन सी होती है इंटरकोस्टल मसल? एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल एंड इंटरनल इंटरकोस्टल मसल। क्लियर है? तो आप लोग इसे लिख लीजिएगा। इंटरनल इंटरकोस्टल मसल, ठीक है ना। दोनों ही मैंने एक ही उसमें लिख दिया, ठीक है, कोई परेशानी तो होगी नहीं अब, ठीक। अभी मैंने आप लोगों से एक बात बताया था कि रिब्स जो होती है हम लोगों में 12 पेयर्स हैं, एम आई राइट? तो इंटरकोस्टल मसल कितनी होंगी? कितनी होंगी? जोर से बोल दो। नहीं होंगी, क्योंकि आपकी 12 तो है ही है। ये है रिब्स, कितनी बना दी मैंने? 1 2 3 4 5। इसमें बनाइए 1 2 3 4 5 में कितनी होंगी? 5 पेयर रिब्स में से 4 पेयर ही आपकी इंटरकोस्टल मसल होंगी। तो 12 पेयर में कितना हो जाएगा? सिर्फ 11। 11 क्योंकि आपका एक को भाई जोड़ने के लिए आपकी रिब कहाँ मिलेगी उसको? भाई उसको कहीं ना कहीं तो अटैच होना है ना। उसके पास है ही 12, आप उसको 12 काउंट कर लीजिए, इस तरह से बना लीजिए। फिर आप उसको इस तरह से काउंट करके देखिएगा कितनी हो रही है ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। कर लीजिए ना काउंट, कितनी हो रही है इंटरकोस्टल मसल? 11, ठीक है। तो इंटरकोस्टल मसल कितनी होंगी आपके में? 11। और 11 पेयर, ठीक है, जिनमें से 11 पेयर कौन सी होती हैं? एक्सटर्नल और एक होती है इंटरनल, ठीक है। इतना तो आप लोग जानते ही, कोई परेशानी इसमें? देखिए क्लास, अब यहाँ पर मैंने आप लोगों को एक बात बताई थी कि ये आपका दो तरीके के शो किए गए हैं। एक है आपका एक्सपिरेशन, ठीक है, मतलब रेस्टिंग फेज में है जब आपका डायफ्राम, ठीक। एक होता है जब इंस्पिरेशन, जब सांस ली गई है, ठीक है। तो उस दौरान अभी जो हम पढ़ रहे हैं मैकेनिज्म, इसको हम दो स्टेप में पढ़ेंगे। एक होता है आपका इंस्पिरेशन और एक होगा एक्सपिरेशन, ठीक है। तो सबसे पहले जब हम लोग ब्रीदिंग की प्रोसेस करते हैं, ठीक है, ये इंस्पिरेशन है। उस दौरान ये इंस्पिरेशन की जो प्रोसेस होती है ये होती है एक्टिव, एक्टिव प्रोसेस है ये, ठीक है ना। एक्टिव प्रोसेस होने की वजह से इसमें होगा कैसे? सबसे पहले आपके डायफ्राम की जो रेडियल मसल होती हैं इनमें कॉन्ट्रेक्शन देखने के लिए मिलेगा, ठीक है ना। इनमें कॉन्ट्रेक्शन के साथ साथ ये जो आपकी इंटरकोस्टल मसल है, इंटरकोस्टल मसल की भी एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल जो है उनमें भी कॉन्ट्रेक्शन होगा, ठीक है ना। समझिएगा, आपकी रेडियल मसल और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल दोनों में एक साथ
क्या हो रहा है, कॉन्ट्रिक्शन हो रहा है। वो जितनी आपकी इंटरकॉस्टल मसल है उन सब में होगा एक्सटर्नल जितनी भी, ठीक है। उस दौरान आपका डायफ्राम जो है ये डोम शेप्ड से कैसा हो जाएगा, फ्लैट, ठीक है ना। अब जैसे ही ये डोम शेप्ड से कैसा हुआ, ये फ्लैट हुआ, उस दौरान कितनी आपको स्पेस मिल जाएगी थोरेसिक कैविटी में, अप्रोक्स 1.5 सेंटीमीटर के समथिंग मिल जाती है, ठीक है ना। इतना गैप सफिशिएंट है कि आपके अंदर एयर जो है, ऑक्सीजन जो है वो एंट्री कर जाए, ठीक। अब इस वक्त क्या हुआ, आपने ब्रीदिंग की प्रोसेस कर रहे हैं, ठीक है, इंस्पिरेशन किया। अब हम बात करेंगे हमारे सेकंड स्टेप की, जो होता है एक्सपिरेशन। एक्सपिरेशन कैसा होगा, पहली बात तो ये पैसिव प्रोसेस होती है क्योंकि इसमें हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, ठीक है ना। अब इस वक्त हमारा जो डायफ्राम है वो फ्लैट है, कैसा है, फ्लैट है, ठीक। रेडियल मसल में क्या हुआ था, कॉन्ट्रिक्शन हुआ था इंस्पिरेशन के टाइम पर, तो एक्सपिरेशन के टाइम पर क्या होगा, रिलैक्सेशन होगा, ठीक है। आपकी रेडियल मसल में तो रिलैक्सेशन हो रहा है, लेकिन जो इंटरकॉस्टल मसल में जो इंटरनल है, इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल जो है उनमें कॉन्ट्रिक्शन होगा, याद रखिएगा, ठीक है ना। एक्सपिरेशन के दौरान रेडियल मसल में तो क्या हो रहा है, आपका रिलैक्सेशन हो रहा है, पहले कॉन्ट्रैक्शन हुआ था लेकिन अब रिलैक्सेशन हो रहा है रेडियल मसल में। वही इंटरकॉस्टल मसल जो है, इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल, उनमें कॉन्ट्रैक्शन देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। ये जो कॉन्ट्रैक्शन होता है इसी की वजह से ये आपका जो डायफ्राम था फ्लैट था, फिर से किस उसमें आ जाएगा, स्टेज में डोम शेप में आ जाएगा, ठीक है। और हमने हमारी जितनी भी कार्बन डाइऑक्साइड थी वो बाहर रिलीज कर दी, क्लियर है। अगर हम लोग बात करें, चलिए आप लोगों ने ये तो बनाया ही है ना, पहले तो थोड़ा लिख लें इसमें, बुक मैकेनिज्म समझ में आ रही है। मैकेनिज्म सिर्फ और सिर्फ उसकी मसल्स पर ही डिपेंड करती है और किसी पर नहीं। इतना तो बताया ही था कि भाई जब कोई इंसान अगर उसमें डूब जाता है पानी में तो हम क्यों उसको लिटाकर उसका पेट का पानी बाहर निकाल देंगे, सिर्फ डायफ्राम का शेप जो है फिर से डॉम करने के लिए, और कोई वो नहीं। रेस्पिरेशन टेक्स respiration takes place in 3 stages। इसमें पॉज भी लिखवा दिया है, पॉज मतलब 3 स्टेजेस जो है, मतलब इसमें हम लोग ना इंस्पिरेशन करेंगे ना एक्सपिरेशन करेंगे, तो दैट कंडीशन वाज पॉज कंडीशन, ठीक है। देखिए फर्स्ट इंस्पिरेशन, सेकेंड इज एक्सपिरेशन, थर्ड इज पॉज। इसमें लिखिएगा thoracic cavity is a thoracic cavity is a box like structure, box like structure surrounded by vertebral column, वर्टिब्रल कॉलम ब्रैकेट में डोर्सल सरफेस, डोर्सल पर होता है ना। नेक्स्ट स्टर्नम, हाँ जी, बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर, बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर सराउंडेड बाय वर्टिब्रल कॉलम, सराउंडेड बाय वर्टिब्रल कॉलम ब्रैकेट में डोर्सल सरफेस, कॉमा स्टर्नम ब्रैकेट में वेंट्रल सरफेस, कॉमा रिब्स ब्रैकेट में लेटरल सरफेस, भाई लेटरल की तरफ से रहती है ना हमारे उसमें रिब्स, कॉमा डायफ्राम,
at the back, diaphragm at the back, and neck in front. Full stop. नेक्स्ट पैराग्राफ से स्टार्ट कीजिएगा. There are 11 pair of intercostal muscle in between the ribs. These are arranged in two layers. First, external intercostal muscle, and second, internal intercostal muscle. External intercostal muscle are present. External intercostal muscle are present on the lower border of the ribs. Lower border of the ribs, and pull the ribs. Pull the ribs upward and forward. आगे की तरफ सांस लेते हैं ना, तो दौरान आपके एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल जो होगी वो आपके रिब्स को आगे की तरफ और ये बैक की तरफ. तो कहने की थोड़ा सा गैप बनेगा उसमें. ठीक, तो लिखवाया जा रहा है. Pull the ribs upwards and forward. Thus, increase the size of thoracic cavity. Increase the size of thoracic cavity. Help thoracic cavity and help in inspiration. While internal intercostal muscle are present in downward and backward direction. From lower border of ribs. They cross external intercostal muscle at right angle. They cross external intercostal muscle at right angle. Next paragraph. Diaphragm is the dome-shaped structure and separate abdominal and thoracic cavity. Abdominal and thoracic cavity.
When intercostal muscle contract they pull the central tendon tendon होती है ना जो आपके रिब्स के साथ जुड़ी रहती है tendon central tendon and flattened diaphragm. Thus the dome-shaped structure the dome-shaped structure becomes flat and the volume of thoracic cavity is increased. अब लिखिएगा फर्स्ट हेडिंग इंस्पिरेशन. Inspiration occur due to external intercostal muscle contraction and can be considered as an activity process. The sequence of events that take place during inspiration are एक लीनियर डायग्राम बना सकते हैं अपने आप. देखिए जरा. external intercostal muscle and diaphragm ब्रैकेट में लिखिएगा रेडियल मसल.
हो गया। देखिए क्लास, ये आपके इंस्पिरेशन प्रोसेस जो है वो आपको एक बार लीनियर डायग्राम के थ्रू बहुत इजीली समझ में आ जाएगी। सबसे पहले क्या हुआ था, आपकी रेडियल मसल एंड एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल में कॉन्ट्रैक्शन होता है। कॉन्ट्रैक्शन होने की वजह से, और देखिए साइमल्टेनियसली लिखा है, मतलब साथ साथ, ठीक है ना, एक साथ हो रहा है दोनों ही मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन। आफ्टर दैट द साइज ऑफ थोरेसिक केज इंक्रीज्ड, जिससे थोरेसिक केज का जो साइज थोड़ा इंक्रीज हो जाता है, फ्लैट हो जाएगा डायफ्राम, तो थोरेसिक कैविटी का थोड़ा साइज जो है थोड़ा इंक्रीज हो जाएगा। आफ्टर दैट लंग्स एक्सपेंड कर जाएंगे, मतलब उनका जो वॉल्यूम होता है वो थोड़ा सा एक्सटेंड कर जाएगा, ठीक। वॉल्यूम ऑफ लंग्स इंक्रीज, जिसकी वजह से लंग्स का जो वॉल्यूम होता है, ठीक है, वो भी बढ़ जाएगा, इंक्रीज करेगा। प्रेशर ऑफ एल्वुलाई एंड एयर पैसेज रिड्यूसेस, अब एल्वुलाई पे का जो प्रेशर होता है वो और एयर पैसेज रिड्यूसेस हो जाएगा। आफ्टर दैट जब हमारा थोड़ा सा केस का साइज इंक्रीज किया है, तो जिसकी वजह से एटमॉस्फेयर में से जो आपकी एयर होगी, एयर में से ऑक्सीजन वो कहाँ चली जाएगी, आपकी लंग्स में। लंग्स के बाद आपके इंस्पिरेशन, ठीक है, सिर्फ लंग्स तक जाने तक, सॉरी, लंग्स तक जाने तक की जो ऑक्सीजन होती है उसी को तो हम बोलते हैं इंस्पिरेशन, ठीक। नेक्स्ट लिखिएगा, एक्सपिरेशन। एक्सपिरेशन में लिखिए, दिस इज अ पैसिव प्रोसेस, this is a passive process and is known as, नहीं ऐसे मत लिखो, पैसिव प्रोसेस लिखा फिर ऐसे लिख दीजिए, द सीक्वेंस ऑफ इवेंट, द सीक्वेंस ऑफ इवेंट that take place during expiration or during expiration or देखिए क्लास, आपके मैंने स्पेशली लिखवाया हुआ है इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल, ठीक है ना, आपकी बुक में यहाँ पे एक्सटर्नल लिखा हुआ है, जो मैंने गलत वो कर दिया है, कट उसको रफ कर लेते हैं, ठीक है, ठीक है। आपकी बुक के अकॉर्डिंग जो आपका एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल है और साथ में रेडियल मसल, इनमें रिलैक्सेशन हो रहा है, ठीक है ना, ये आपकी बुक बोल रही है। लेकिन यहाँ पर हम लोग जनरली मसल के बारे में स्टडी कर रहे हैं, तो मसल का नाम भी आपको पता होना चाहिए, इसलिए मैंने दोनों चीजें अलग लिखवाई है। इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल में कॉन्ट्रेक्शन हो रहा है, वहीं रेडियल मसल में रिलैक्सेशन में जाएगा, ठीक है।
हो गया? देखिए क्लास, यहाँ अब आपको जो दिखाया गया दैट इज एक्सपिरेशन। एक्सपिरेशन में जस्ट इसके अपोजिट रिएक्शन होंगी प्रोसेस, ठीक है ना। ये कैसी प्रोसेस होती है? पैसिव, ठीक है। पैसिव होने की वजह से यहाँ पे इंटरनल इंटरकोस्टल मसल में क्या होगा? कॉन्ट्रेक्शन होता है, साथ में रेडियल मसल में रिलैक्सेशन कंडीशन में जाती है, जिसकी वजह से रिब्स कम बैक इनटू द ओरिजिनल प्लेस। जो रिब्स होती हैं वो फिर से अपनी उसी स्थिति में आ जाती है जैसे वो पहले थी। उसके बाद डायफ्राम जो है वो आपका डॉम शेप्ड का फिर से हो जाएगा, अपना ओरिजिनल साइज में आ गया डायफ्राम भी, ठीक। जिसकी वजह से साइज ऑफ थोरेसिक कैविटी डिक्रीज्ड, साइज ऑफ थोरेसिक कैविटी जो है डिक्रीज हो जाएगी जब डॉम शेप्ड का आ गया आपका डायफ्राम, तो जाहिर सी बात है थोरेसिक कैविटी क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। लंग्स कम बैक टू ओरिजिनल शेप, जो लंग्स थे वो भी अपने ओरिजिनल शेप में आ गए और एयर जो थी वो बाहर निकल गई, ठीक। जिसकी वजह से इसी को हम क्या बोलते हैं? एक्सपिरेशन, ठीक है। अच्छा, इसमें आप लोगों को दो चीजें और समझनी है। एक होता है टाइडल वॉल्यूम और एक होता है रेसिडुअल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम वो वॉल्यूम होता है जितना हम लोग इंस्पिरेशन में ऑक्सीजन को टेक कर लेते हैं, हमारे लंग्स में जितनी ऑक्सीजन जा सकती थी, कैपेसिटी होती है लंग्स की, ठीक है ना, ऑक्सीजन टेक करने की, वो होता है आपका टाइडल वॉल्यूम, ठीक है ना। एक्सपिरेशन के दौरान आप जितना कार्बन डाइऑक्साइड बाहर रिलीज करते हैं, ठीक है ना, लेकिन आप चाहकर भी जितना आप ले रहे हैं ना ऑक्सीजन, उतनी ही अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड बाहर नहीं निकाल सकते। कहने की बात है थोड़ी बहुत ऑक्सीजन इसमें रह जाती है, ठीक है, लंग्स में, और जो रही हुई जो आपकी ऑक्सीजन होती है उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं? रेसिडुअल वॉल्यूम, ठीक। अब क्वेश्चन आता है टाइडल वॉल्यूम कितना होता है, रेसिडुअल वॉल्यूम कितना होता है। तो टाइडल वॉल्यूम देखने के लिए मिलेगा 7500 ml, जबकि रेसिडुअल जो होता है मतलब वो अमाउंट जो आपके लंग्स में रह जाती है चाहे आप कितने प्रेशर के साथ कार्बन डाइऑक्साइड बाहर रिलीज करें। सॉरी, नहीं, 1 मिनट 2 मिनट टाइम के अकॉर्डिंग तो होता नहीं है, आप जितने सांस ले रहे हो, ठीक है, जितना आप जल्दी थोड़ा टाइम तक रखोगे ना, जितनी कैपेसिटी है, तब योग के समय करते हो ना अनुलोम विलोम में, जितना आप लेते हो अपने उसमें उतना वॉल्यूम लिखवाया है, मिनट के अकॉर्डिंग का होगा भाई, तुम्हारा अलग है। कितना होता है? क्या चीज? क्या चीज? उससे ज्यादा तो आपके लंग्स में रह जाता है रेसिडुअल वॉल्यूम के तौर पर। बॉडी में आपके मतलब रेसिडुअल वॉल्यूम में 1000 के समथिंग तो रह जाता है अंदर। और ऊपर से लंग्स टू लंग्स वेरी भी कर रहा है आपका। पर हाँ 500 तो मैंने कभी नहीं, किसी भी बुक में नहीं पढ़ा, किसी में नहीं पढ़ा। दिखा देना मुझे। फोन पे? हाँ, बिल्कुल निकाल लो उसको, निकाल लो उसको, ठीक है। तो जरा लिखिएगा इसमें। अच्छा, टाइडल वॉल्यूम और रेसिडुअल लिखने से पहले एक लाइन और लिख लीजिए। There comes a short pause. There comes a short pause after expiration. ठीक है। एक्सप्रेशन के बाद आप तुरंत सांस नहीं लेते हैं, एक्सप्रेशन की प्रोसेस नहीं होती है, थोड़े टाइम के बाद में लेते हैं, तो उसी को हम क्या बोल देते हैं? पॉज, ठीक। फर्स्ट लिखिएगा टाइडल वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम, और इसमें डैश करके लिखिए द अमाउंट ऑफ एयर, द अमाउंट इन एयर, द अमाउंट ऑफ एयर इंस्पायर्ड इन, हमने जितनी टेक किया है इन, एंड एक्सपायर्ड आउट, एक्सपायर्ड आउट
in each respiratory cycle. में नंबर है ना, स्क्रीनशॉट लो और मुझे सेंड कर दो। मैं हाँ तो ऐसा कर लेना, बुक का दे देना है ना। It is about 7,500 ml. 7,500 ml. Residual volume, the amount of air left in the lungs, even after forceful respiration. It is 1,000 ml. मोबाइल देना, नेट ऑन है ना, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग लिखिए अब, फिजियोलॉजी ऑफ एक्सपिरेशन। ऐसे लिखिएगा, फिजियोलॉजी ऑफ रेस्पिरेशन। एक्सपिरेशन की क्या करेंगे फिजियोलॉजी जानकर, हम पूरा जानेंगे ना। मुझे वो नहीं चाहिए। देखिए क्लास, जब हम लोग बात करें आपके फिजियोलॉजी की, ठीक है ना, तो फिजियोलॉजी जो होती है आपकी, उसके अकॉर्डिंग जो हम रेस्पिरेशन कर रहे हैं वो किस मेथड से होता है? सिंपल डिफ्यूजन मेथड से देखने के लिए मिलेगा हमें, ठीक है ना। सिंपल डिफ्यूजन मेथड की अगर हम लोग बात करें, ठीक है ना, सिंपल डिफ्यूजन मेथड क्या कहता है आपका? हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। ठीक, सबसे पहले आप लोगों के में जब आपको कुछ जानना चाहिए, जैसे एयर है आपका, ठीक है, इसमें कितने परसेंटेज में कौन कौन सी एयर प्रेजेंट रहती है? जैसे ऑक्सीजन है, कितनी होगी? नाइट्रोजन है, कितनी होगी? कार्बन डाइऑक्साइड, अदर गैसेस कितनी होगी? हाँ भाई, ऑक्सीजन कितनी होती है? 21%, नाइट्रोजन 78%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.4%, अदर गैसेस लगभग 1%। ठीक है, इसमें सारी गैसेस आ जाएंगी आपकी, ठीक है ना। अगर हम लोग बात करें आपके, ठीक है, फिजियोलॉजी के बारे में, तो यहाँ पर सबसे पहले एक पार्शियल प्रेशर जानना जरूरी है। इन्हीं गैसेस का पार्शियल प्रेशर क्या होता है? पार्शियल प्रेशर, जैसे आपका जो ओशियन के सरफेस एरिया होता है, वहां पर एक प्रेशर जो रहता है एयर का, वो कितना देखने के लिए मिलता है हमें? वो होता है 700, इतना होता है, ठीक है ना। एक्चुअली एक क्वेश्चन लास्ट ईयर ये पुटअप हुआ था कि हम इतना ही क्यों लेते हैं हमेशा प्रेशर, अगर हम बात करें तो हमेशा हम ये ओशन वाला ही क्यों लेके चलते हैं? एक्चुअली ये स्टैंडर्डाइज्ड होता है, सभी जगह मान्य होगा ये, ठीक है, इसीलिए हम लोग लेकर चलेंगे। अब हम लोग बात करें अगर पार्शियल प्रेशर के बारे में, पार्शियल प्रेशर वो प्रेशर होता है जो किसी भी गैस का, इस वक्त अगर हम बात करें अपने इस रूम की भी, तो यहाँ पर हर एक गैस का अपने ऊपर
कोई ना कोई यहाँ की एयर पर एक ना एक प्रेशर जरूर डालता है, ठीक है ना। हर एक गैस, यहाँ पर एयर है, ठीक है, यहाँ की एयर में आपका ऑक्सीजन का कितना पार्शियल प्रेशर होगा, मतलब यहाँ का जो आपका प्रेशर है एयर का, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है, उस पर ऑक्सीजन जो है वो कितना आपका प्रेशर डाल रहा है, ठीक है, उसी हम प्रेशर को बोल देते हैं आपका पार्शियल प्रेशर। क्लियर है। पार्शियल प्रेशर की अगर हम लोग बात करें तो पार्शियल प्रेशर को निकालने के लिए सबसे अच्छा तरीका क्या रहता है, आपका स्टैंडर्डाइज्ड जो है ये, ठीक है ना, इसको आप, जैसे हम ऑक्सीजन का निकाल रहे हैं, ठीक है ना, इसका परसेंटेज हमें पता है, ये स्टैंडर्डाइज्ड है। आपको क्या लगता है ये यहाँ पर इस रूम में ऑक्सीजन के 21% होगी? आप किसी गांव में चले जाओ एकदम जहाँ पे बिल्कुल पॉल्यूशन नहीं है, वहां तो भी एक बार को थोड़ी ज्यादा परसेंटेज देखने के लिए मिलेगी, लेकिन पॉल्यूटेड एरिया में जाओगी तो क्या 21% होगी? नहीं, ये भी वेरी करता है प्लेस टू प्लेस, ठीक है ना। लेकिन हम लोग हमेशा इतना क्यों लेते हैं, क्योंकि ये स्टैंडर्डाइज्ड होता है, ठीक है ना। हम स्टैंडर्डाइज्ड के अकॉर्डिंग ही चले तो ऑक्सीजन की कितना पार्शियल प्रेशर होगा, तो उसे निकालने के लिए ये स्टैंडर्डाइज्ड लिया हमने, 21% था, परसेंट का साइन निकालते हैं, कितना आता है आपका 100, ठीक है। अगर मैं नाइट्रोजन का पार्शियल प्रेशर निकालने के लिए बोलूं तो 760 मल्टीप्लाई बाई 78 अपॉन 100, कार्बन डाइऑक्साइड का कितना हो जाएगा, और अदर गैसेस का, समझ में आ रहा है। ये निकालने का तरीका होता है आपका पार्शियल प्रेशर, ठीक है, तो जरा निकाल कर बताएं। ऑक्सीजन का निकाल दें, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, बाकी गैसेस का हमें कोई मतलब नहीं है, ठीक है। रेस्पिरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड और उसी का निकालना है। एक सेकंड, रख लो रख लो। कैलकुलेटर से निकालना चाहो, कैलकुलेटर से निकाल, कितना निकल कर आया, कितना आ रहा है? अरे लड़कों ने तो पहले निकाला हो कितना, 159 पॉइंट, ठीक। और कार्बन डाइऑक्साइड का कितना, 3.0, 3.4, 3.04, ठीक है। बाकी आप गैसेस का रहने दीजिएगा, इतना ही निकल रहा है ना, आपकी बुक में भी इतना ही लिखा हुआ है। ऑक्सीजन का है 159.2, 26 में ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। वहीं आपने कार्बन डाइऑक्साइड का दिया ही नहीं है, दिया 0.3 है, और इतना कैसे निकल रहा है? पक्का 0.3 आ रहा है या 3 पॉइंट आ रहा है? चेक करें इसको, रीचेक करें, आपकी बुक से मैच नहीं कर रहा कार्बन डाइऑक्साइड, इसका तो आ रहा है, बाकी उसका चेक करें।
तुम्हारा 3 पॉइंट करके आ रहा है ना, इसके अकॉर्डिंग बिल्कुल सही है। ठीक है, इतना ही आएगा फिर। ठीक है, तो हो सकता है मिसप्रिंट हो। हाँ, मिसप्रिंट हुआ। ठीक है, क्लियर है। चलिए, अगर हम लोग बात करते हैं आपका फिजियोलॉजी के बारे में इसकी, तो कहाँ पर आपकी एक्सचेंज होती है गैसेस लंग्स में? कहाँ होंगी? बताया है मैंने। कहाँ पर? एल्वोलाई में। ठीक है, हो गया। चलिए क्लास पर आज के लिए बस इतना ही, समझाएंगे इससे कल।
हरिओम आप लोगों की क्लास में है क्या?